हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ विद सिंगल सर में। आज हम करेंगे अपना अगला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है ये, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और इससे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, माइनर चीज़ें आती हैं। जैसे आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, उनमें आपको पूछ सकता है ऐसा। ठीक है, डायरेक्ट इससे थ्योरम्स, डेफिनेशंस या एक्सियम्स जो भी इसके अंदर है, अभी हम देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ज्योमेट्री आखिर होती क्या है, ज्योमेट्री आया कहाँ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ज्योमेट्री में आपको कुछ तो पता होगा ही। ठीक है, कुछ का मतलब मेरा किससे है कि आपको पता होगा कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा लाइन क्या होती है, आपको पता होगा ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ थ्योरी है चैप्टर में, और कुछ नहीं करना है हमें ज़्यादा, सिर्फ थ्योरी रटनी है। अब थ्योरी का अपना अपना अलग अलग नज़रिया है, किसी को अच्छी लगती है थ्योरी, किसी को अच्छी नहीं लगती है। एज अ मैथ टीचर मुझे तो थ्योरी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है डेरिवेशन करने, मुझे अच्छा लगता है न्यूमेरिकल्स करने, लेकिन थ्योरी लिखनी मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज्योमेट्री कहाँ से आई, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री किस किस से बना है, देखो आप ध्यान से। ज्योमेट्री बना है जियो प्लस मैट्री से। ठीक, जियो का मतलब आपको पता होगा, आपने जियोग्राफी सुना होगा, जियोलॉजी सुना होगा। जियो का मतलब होता है अर्थ, और मैट्री मीन्स टू मेजर। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या हुआ, टू मेजर द अर्थ, टू मेजर द अर्थ। ठीक है, तो ये जो जियो है और मैट्री है, ठीक है, ये कैसे वर्ड हैं, हमारे ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था किसी वीडियो में कि ग्रीक्स जो थे वो मैथमेटिशियन थे, काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिशियन जो थे वो ग्रीस से थे। ठीक है, तो ग्रीक एक अच्छे मैथमेटिक्स भी होते थे, मैथमेटिशियन होते थे। ठीक है, तो उन्हीं में से एक थे हमारे कौन, यूक्लिड, और थेल्स भी वहीं के थे। ठीक है, इसलिए तो आप देखेंगे मैथ के अंदर आप चौंक जाते होंगे कि ज़्यादातर साइंस जो होते हैं ये पाई वगैरह, पाई लैम्डा, है ना, साई वगैरह होता है, ये सब साइन कहाँ से आए, ये हमारी तो लैंग्वेज में है नहीं। तो ये किसकी लैंग्वेज में है, ग्रीक लैंग्वेज में है, क्योंकि ग्रीक्स ने सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के ऊपर वर्क किया है। ठीक है, तो ज़्यादा ना करते हुए आगे चलते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो मैथ आपका जो है वो बहुत ओल्ड मतलब सब्जेक्ट है। ठीक है, और काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। डिफरेंट तरीके के जो सिविलाइजेशन हुए हैं हमारे यहाँ भी या बाहर भी, उन्होंने सबने मैथ का यूज़ किया है अपने अपने हिसाब से, जितना वो जानते थे उतना उन्होंने मैथ का यूज़ किया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये फूरियर सीरीज़ होती है जैसे, आपने नहीं सुनी होगी, तो इसका यूज़ तो नहीं किया उन्होंने। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, ऐसे नहीं होता है कि एकदम से ही आप प्रोबेबिलिटी का लास्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप पहले शुरुआत करेंगे। अब आप ही देखिए, आपको नहीं पता होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, आपको जितना पता है आप उतने पे ही तो कम वर्क करेंगे ना। तो इसी तरह से डिफरेंट सिविलाइजेशन ने अपने अपने हिसाब से वर्क किया। जैसे हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी सिविलाइजेशन हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये कहाँ से थी हमारी, ये आपकी जो पंजाब साइड है और पूरा पाकिस्तान साइड है। ठीक है, ये इस एरिया में सारे में क्या होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसे हम IVC कहते थे। तो इन्होंने भी मैथमेटिक्स का काफ़ी यूज़ किया है अपने जो कंस्ट्रक्शन है उन सब चीज़ों में। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें इनसे पता चली हैं कि इनके जो घर होते थे वो बिल्कुल बराबर होते थे एक दूसरे के साथ। ठीक, तो उस टाइम पे कोई ऐसा तो था नहीं कि आपके पास ऐसी स्केल हो कि आप बना सकें इतने इक्वल, है ना। तो इन्होंने किस तरह से यूज़ किया, वो सब इनका जो है वो मैथमेटिक्स का ही काम है सब कुछ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स का ही यूज़ करते थे। ये हमारा जो टेबल्स होती हैं इन सब का यूज़ नहीं करते थे, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स का यूज़ करते थे। जैसे इनके जो हाउसेज होते थे, इनकी जो रोड्स होती थी वो 90 डिग्री पे कट करती थी एक दूसरे को। ठीक है, इस तरीके से इनका पैटर्न होता था ग्रिड का, इसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाना, और इतना क्लियरिटी से आपको सब कुछ मिला है इसके अंदर, जब हमने इसकी खोज की थी, जब हमने इसकी रिसर्च की थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ क्या थी इसके अंदर, सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ थी कि जब कोई स्केल ऐसी थी नहीं, तो इन्होंने एक तो ब्रिक्स का यूज़ किया, ब्रिक्स का घर बनाने में।
ठीक है, सड़क बनाने में ब्रिक्स का यूज़ होता था। तो वो जो ब्रिक्स की डायमेंशन थी वो एक प्रॉपर डायमेंशन की ब्रिक्स इन्होंने लगाई थी, जैसी आजकल होती हैं। ठीक, 4:2:1 की रेशियो में इनकी ब्रिक्स थी। किसमें? 4:2:1, यानी 4 उनकी लेंथ है अगर, तो 2 क्या है इनकी ब्रेथ एंड 1 हाइट। ठीक है, तो इतना अच्छा मेजरमेंट इन्होंने किया था। धीरे धीरे हमें और भी सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामिया था, जैसे रोमन सिविलाइजेशन थी, तो उनके अंदर भी हमें मैथमेटिक्स के हमें साइन मिले हैं। ठीक है। अब जैसे ग्रीक हमारे मैथमेटिशियन थे थेल्स, आप 10th में थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थेल्स एक हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या बताया था कि एक सर्कल अगर है, ठीक है, तो अगर हम उसकी डायमीटर लें तो उसकी डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये तो हमें पता है पहले से ही। आपको सिर्फ रिजल्ट पता है। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ फर्स्ट टाइम निकाली। आप सोचो, आपसे अगर मैं पूछूं कि हाँ, जैसे बहुत सारी क्विज में पूछा जाता है कि बताइए पहली बार जो टाइम सेट किया गया होगा घड़ी के अंदर वो कहाँ से किया गया होगा। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई मिसमैच्ड वॉच आती है, ठीक है, जिसमें टाइम मैच नहीं कर रहा है, तो आप कैसे उसे मैच करते हैं? मोबाइल में से देख लेते हैं आप टाइम, आप दूसरी घड़ी में से देख लेते हैं। सोचिए जिसने पहली बार मैच किया होगा उसने कैसे किया होगा। तो ये भी पहली बार ही था, ये भी पहली बार उन्होंने देख के बताया। तो हर चीज़ जो पहली बार होती है उसके मायने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यूज़ करना सीख गए हैं आप उससे तो आप उनसे ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पाइथागोरस थे, उन्होंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होती है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, जिसमें हमारा जो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर के, हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये भी पहली बार ही यूज़ हुआ था। अब हो सकता है इसका यूज़ करके इन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए हों, है ना। इस देखिए अगर इस तरह से हो जाए तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रोड्स जो होती थी 90 डिग्री पे कट करती थी, तो उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ से इसे मैच किया होगा, फिर इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस एंगल को 90 डिग्री किया होगा किसी भी तरह से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो था ऐसा कुछ एंगल मेजर करने का तो कोई चीज़ थी नहीं उस टाइम पे भी, है ना। तो आप समझ रहे होंगे मैथ का यूज़ किस तरह से हुआ था एंशियंट टाइम में। आगे चलते हैं, अब सीधे हम शुरू करते हैं कि यूक्लिड ने क्या क्या दिया है, क्योंकि आपका चैप्टर ही यूक्लिड के नाम से है। तो यूक्लिड की आपके पास क्या क्या है? एक तो डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस क्या होती हैं? जो डायरेक्ट आपका डिफाइंड ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, दूसरा होती है एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होता है? और तीसरा आपका क्या है? पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स। तो एक्सियम्स क्या होती हैं? एक्सियम्स होती हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं पहले से ही, जो डेफिनेशन से ही डिफाइंड हो गई हैं। और पोस्टुलेट क्या होते हैं? जो इन दोनों के यूज़ से ड्राइव की जाती है। ठीक है, तो पोस्टुलेट सबसे लास्ट में है, एक्सियम उसके पहले है और डेफिनेशंस उससे पहले है। ठीक है, यही 3 चीज़ें आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर हैं। ठीक है, पहले मैं सोचा था इसे ना पढ़ाऊँ, लेकिन फिर वही बात है कि आप कहीं से भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। तो मैं सोचा चलो पढ़ा देता हूँ इसे भी। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ही याद रखनी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे आते हैं कि क्या क्या डेफिनेशंस इन्होंने यूक्लिड ने दी थी। ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना आप, ज्योमेट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, ना ही हम एलजेब्रा के अंदर पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, ना ही हम इसे किसी और चीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। कभी आप सोचें कि इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, इसमें एक्स कहाँ है, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ है, कुछ नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशंस क्या होती हैं हमारी? कुछ डायरेक्ट डेफिनेशंस जो यूक्लिड ने हमें दी, जो आप भी जानते हैं बेसिक, लेकिन आपको याद रखनी है क्योंकि आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकते हैं कि ये इनमें से कौन सी यूक्लिड की डेफिनेशन में नहीं आती। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से कोई सी एक नहीं आएगी, तो आपको वो टिक करके आना है कि हाँ ये नहीं आती। तो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका, जैसे एक पॉइंट है, ए पॉइंट, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट।
एक पॉइंट जो होता है वो हम उसे कहते हैं, एक पॉइंट हम उसे कहते हैं जिसके कोई और पार्ट नहीं हो सकते। जैसे लाइन है तो लाइन के पार्ट्स हम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कितनी ही छोटी लाइन है। अगर वो इतनी सी भी लाइन है, अगर वो इतनी सी भी लाइन है तो भी हम इसके पार्ट्स कर सकते हैं, बीच में से दो कर सकते हैं, दो तीन चार कितने भी कर सकते हैं, जूम करके कर सकते हैं हम। लेकिन पॉइंट अगर हमने कह दिया है कि ये पॉइंट है तो हम उसके फर्दर पार्ट्स नहीं कर सकते। ये इनकी पहली डेफिनेशन थी कि पॉइंट हम उसे ही कहते हैं जिसके हम कोई पार्ट नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, ये लाइन जो, ठीक है, ये लाइन जो होती है वो क्या होती है, इज ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। तो एक लाइन अगर मैंने खींची है तो कोई ब्रेथ नहीं है इसकी, ठीक है, ब्रेथलेस है मतलब उसकी कोई चौड़ाई नहीं है, उसकी कोई ब्रेथ नहीं है, ठीक। तो अगर उसकी कोई ब्रेथ नहीं है तो ये चीज़ हट जाएगी, ये चीज़ आपकी हट जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। तो एक लाइन की डेफिनेशन क्या है, एक लाइन जो होती है वो क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है, लेंथ है ये और ब्रेथलेस है मतलब इसकी कोई ब्रेथ नहीं है। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। थर्ड डेफिनेशन क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, ठीक है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, ठीक है। तो मान लिया ये लाइन है आपकी, तो इसके एंड जो हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये क्या है आपके पॉइंट्स, ठीक है, इजी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ, ठीक है। तो ए स्ट्रेट लाइन क्या कह रहा है, ये ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, एक लाइन है जो स्ट्रेट है और विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ, जो अपने ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उसमें इवनली लाई करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन ऐसे खींची, ये भी लाइन है एक, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि ये इवनली नहीं है, एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ठीक है ना। तो इवनली नहीं है ये, है ना, ये ओडली है कि एक पॉइंट कहीं भी है, एक भी पॉइंट कहीं भी है। लेकिन अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो उस पर सारे जो पॉइंट होंगे इट सेल्फ, उसके जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इवनली होंगे, इवनली सिचुएटेड होंगे उसके ऊपर, ठीक है। समझ आया आपको। तो ये आपका फोर्थ डेफिनेशन है। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बहुत टाइम हो जाएगा वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, ये सरफेस इज़, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, आप खोल के देखिएगा और समझिएगा उस चीज़ को, मैंने क्या क्या बताया है दोबारा आके देखिएगा वरना। ये सरफेस इज़ दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। तो एक सरफेस अगर है, एक अगर सरफेस है तो इसका मतलब क्या है, इसकी एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तब हम इसे क्या कहेंगे, सरफेस कहेंगे। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर इसकी हाइट हो गई, अगर इसकी मान लिया हाइट ऐसे इस तरह से हाइट हो गई तो ये सरफेस नहीं रही फिर, ठीक है। तो ओनली इसलिए लगा है इसके अंदर कि इस सरफेस इज विच इज़ हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, ए सरफेस इज दैट विच हैव हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, हाइट नहीं रखती। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ है आपका द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। तो जैसे सरफेस थी, इसकी एज क्या है, ये एज है, ये एज है, ये एज है और ये भी एज है। तो जो एजेस होती हैं, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स, लाइन्स हैं वो पता है आपको, ये तो लाइन्स ही है ना, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इट्स सेल्फ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मान लिया मैंने एक ये स्ट्रेट लाइन खींची, ये एक स्ट्रेट लाइन खींची, ये एक स्ट्रेट लाइन खींची, ये एक स्ट्रेट लाइन खींची, अब मैंने इन्हें सबको मिला दिया और ये सब इवनली हैं, मतलब कि इन सबके बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कि मान लिया मैंने एक ऐसे खींची और फिर एक ऐसे खींच दी, फिर एक ऐसे खींच दी, तो ये प्लेन सरफेस नहीं होगी, ठीक है। ये कैसी सरफेस होगी, देखिए ये इस तरह से सरफेस होगी तो ये प्लेन नहीं होगी, ठीक। यहाँ से इसमें बम्प होगा नीचे को, लेकिन ये इसमें प्लेन होगी क्योंकि ये इवनली स्प्रेडेड है। तो यही है आपका अगला, जैसे आपकी स्ट्रेट लाइन थी ऐसी आपकी प्लेन सरफेस है, ठीक। क्या है ये, द ए प्लेन सरफेस
विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। नेक्स्ट क्या है आपका 8th, बस इतनी ही आपकी, ठीक है। तो कितनी आपकी डेफिनेशंस हैं इनकी? 7 डेफिनेशंस हैं। आपको ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि यूक्लिड की कितनी डेफिनेशंस हैं। तो कितनी डेफिनेशंस हैं? 7 डेफिनेशंस हैं। ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज evenly with the points on itself। ठीक है, लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है आपका? आपकी 7 डेफिनेशंस है। ये आपको याद रखनी है, 7 डेफिनेशंस, कुछ नहीं है इनके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या है आपका? एक्सियम्स। ठीक है, तो 2 चीज़ें बताई यूक्लिड ने कि एक्सियम क्या होता है और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। पोस्टुलेट्स तो एक्सियम होते हैं जो कॉमन होते हैं, कॉमन नोशंस जो हम यूज़ करते हैं, कॉमन नोशंस जो हर पूरे मैथमेटिक्स के थ्रू ऑल मैथमेटिक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सियम्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन पोस्टुलेट जो होते हैं वो ज्योमेट्री तक ही सीमित होते हैं, ज्योमेट्री तक ही क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम पोस्टुलेट जब हम पढ़ते हैं उसके आगे हम थ्योरम्स पे जाते हैं। थ्योरम्स आप देखते होंगे, थ्योरम्स हमें प्रूफ करने के लिए कहता है थ्योरम क्या है। ठीक, तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट के यूज़ से हम क्या सोल्व करते हैं? अपनी थ्योरम्स यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई, कितनी डेफिनेशंस हैं यूक्लिड की? तो आप कहेंगे 7 डेफिनेशंस हैं। अच्छा, एक्सियम्स कितने हैं? एक्सियम्स भी आपके 7 ही हैं। कैसे देखते हैं? पहला क्या है आपका? सबसे पहला आपका कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। क्या कह रहा है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे कहा कि 1 इक्वल है 2 के, ठीक है, ये पहली थिंग है हमारी 1, ये इक्वल है किसके? 2 के। फिर मैंने आपको कहा 3 इक्वल है 2 के, ये 3 आपकी सेकंड थिंग थी, वो आपकी इक्वल है 2 के। तो मैं इनसे क्या बता सकता हूँ? दोनों 2 के इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। 1 इक्वल्स 3। ठीक है, अगर कोई कहे कि एक एप्पल है, ठीक है, और वो गुआवा के बराबर है, फिर उसने कहा किसी ने कि ग्रेप है एक, वो भी गुआवा के बराबर है, तो क्या इन दोनों से मैं ये बता सकता हूँ कि एप्पल जो है वो ग्रेप के बराबर है? बता सकता हूँ ना मैं? तो यही है हमारा पहला एक्सियम। ठीक है, आप इसे किस तरह से पढ़ेंगे? आप अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, इफ़ ए इक्वल्स बी एंड सी इक्वल्स बी देन ए इक्वल्स सी। ठीक है, ये आपकी क्या है? पहली एक्सियम है। तो मैंने आपको बताया ये सिर्फ ज्योमेट्री तक अपना लिमिटेड नहीं होती हैं, ये ऑल मैथमेटिक्स आपकी होती हैं एक्सियम्स, जहाँ हम यूज़ करते हैं इन्हें। सेकंड क्या है आपका? ये पहली एक्सियम हो गई, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। सेकंड क्या है? इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, if equals are added to equals the whole are equal। ये क्या है आपका? देखिए ध्यान से समझिए। मान लिया ए इक्वल्स ए है, ठीक है, इक्वल्स लिया है आपने, तो ए इक्वल्स ए भी बराबर है ए के। ठीक है, अगर मैं ए के अंदर बी ऐड करूँ इधर की साइड में, और इधर भी ए के अंदर बी ऐड करूँ,
तो ये होल भी तो आपका एक दूसरे के इक्वल होगा ना। तो इफ़ इक्वल्स आर एडिड, यानी बी और बी दोनों तरफ इक्वल्स ऐड किया हमने। इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, ऑलरेडी इक्वल्स क्या थे, ए इक्वल ए, द होल आर इक्वल, ए प्लस बी इक्वल्स ए प्लस बी। ठीक है, कैसे देख सकते हैं आप इसे, अगर मैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में लेके देखूँ, मान लिया 1 = 1 है, मैं दोनों साइड में अगर इक्वल टर्म्स ऐड कर दूँ, जैसे 2 ऐड कर दिया मैंने दोनों साइड में, तो ये क्या हो गया, 3 = 3 हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या है, सेकंड एक्सियम है। ठीक है, समझ गए आप। तो कैसे याद रखेंगे इसे, ए इक्वल्स ए है, ए प्लस बी ऐड किया है मैंने इसमें, बी ऐड किया है मैंने इसमें दोनों साइड में, तो ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। थर्ड एक्सियम पे चलते हैं अपनी। थर्ड क्या कहती है, थर्ड कहती है यहाँ पे एडिट था, अब क्या है, इफ़ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल्स, द होल आर इक्वल। ठीक है, तो इसे समझिए, देखिए क्या है इसका मतलब, जैसे 2 है, 2 = 2 होता है, अगर मैं दोनों में से इक्वल सब्सट्रैक्ट कर दूँ, यानी अगर मैंने दोनों तरफ से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 = 1 हो जाएगा, तो भी होल आर इक्वल। ठीक है, होल भी कह सकते हैं हम, रिमाइंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसे क्या ले सकते हैं, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, द रिमाइंडर्स, रिमेन हो रहा है ना इसमें से, 2 में से रिमेन 1 होके 1 ही आ रहा है रिमेन होके। ठीक है, ये आपकी हो गई थर्ड एक्सियम। फोर्थ क्या है आपकी, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अदर आर इक्वल टू वन अदर, थिंक विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे मैंने एक प्लेन सरफेस ली, ठीक है, और मैंने इस तरह से एक और प्लेन सरफेस ली जो बिल्कुल इसके ऊपर कोइंसाइड हो रही है, मतलब कि वो इसके बिल्कुल एजिस से एजिस मिला के चल रही है, इतनी ही बड़ी मैंने एक और सरफेस ली है जो इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट हो रही है। तो ये दोनों सरफेसेस कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ये दोनों सरफेसेस कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसका ये मतलब है, थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद वन अनोदर आर इक्वल टू वन अनोदर। ठीक है, जैसे और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, जैसे मैंने एक लाइन ली, ठीक है, और एक लाइन मैंने इस तरह से ली कि वो कोइंसाइड करे, यानी कि बिल्कुल यहाँ से और यहाँ तक इसके ऊपर ही रहे। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन है ये इक्वल किसके हो जाएगी, हमारी वाइट लाइन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी फोर्थ एक्सियम है। फिफ्थ पे चलते हैं, मैं इसे बना रहने देता हूँ, आपको याद रहेगा इससे। ठीक है, फिफ्थ क्या है आपका, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, तो यह तो आपको पता होगा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे बताइए आप, देखिए 4 है, 4 के क्या क्या पार्ट्स हैं, आप कहेंगे 2 + 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है ना, ये इसका पार्ट है, 4 का पार्ट है, तो 4 होल है, यानी कि 4 जो है क्या है, वो ग्रेटर है पार्ट से, 2 से। आई समझ में, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये लेस देन का साइन होता है और ये ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 × 2, बात एक ही है। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इजी था ये तो, कुछ भी नहीं है इसमें। सिक्स क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो हम सीधे एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसे कैसे।
देखिए सेम थिंग्स के डबल है, तो मान लिया 2 इक्वल 2 के है, तो अगर मैं दोनों का डबल कर दूँ यानी 2 इंटू टू इक्वल 2 इंटू टू, डबल ही तो क्या है मैंने ये, तो 4 इक्वल्स 4 हो गया। तो 4 क्या है, एक ऐसी थिंग है जो डबल है सेम थिंग का, ठीक है, और वो एक दूसरे के इक्वल है। यही आपका ये कहता है एक्सियम नंबर 6। सेवेंथ क्या कहता है, सेवेंथ आपका कहता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। आ रहा है आपको समझ में? इजी इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा लोड ना लें, सिर्फ आपको ये याद रखनी है कि क्या क्या है, ठीक है। जैसे मैंने 6 इक्वल 6 लिया, ठीक है, और मैंने दोनों का हाफ किया, दोनों का हाफ कितना होगा, 3 इक्वल्स 3 हो जाएगा, ठीक है, ये भी तो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यही इसने कहा है थिंग्स विच आर हाफ, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये आपकी हो गई आपकी एक्सियम्स, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ सर ये वाली हमें एग्जाम समझ में नहीं आई है, मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो, ठीक है। अभी हम चलते हैं अगले हमारे पोस्टुलेट्स पे। तो यूक्लिड ने हमें कितने पोस्टुलेट्स दिए हैं, 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं। देखिए आप, डेफिनेशन कितनी थी हमारी 7, एक्सियम्स कितने थे 7, पोस्टुलेट्स कितने हैं 5, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है हाउ मैनी पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स आर देयर, ठीक है, 5, 6, 7 या 3, तो कितने हो जाएंगे पोस्टुलेट्स, 5 हो जाएंगे। डेफिनेशंस पूछ ले तो 7 हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके आगे तक भी काम आता है, आपको आगे कंपटीशन के जो भी होगा, आप अगर टीचिंग लाइन में जाते हैं तो टीचिंग लाइन के कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है यूक्लिड की पोस्टुलेट्स कितनी है, बताइए आप, 9th क्लास में से पूछा जाता है कि पोस्टुलेट्स कितनी है, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स क्या होती हैं, जो हम ड्राइव करते हैं, जो हम किसी पहले से ही रिजल्टेड चीज़ से हम ड्राइव कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर रिजल्टेड है तो हम उससे आगे वो ड्राइव कर सकते हैं, वो होती है हमारी पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो पोस्टुलेट 1 क्या कहती है हमारी, और ये पोस्टुलेट जो होती हैं टोटली ज्योमेट्री के ही अंदर होती हैं, ठीक है। इसमें कोई नंबर नहीं होते, इसमें कोई ए इक्वल्स बी इक्वल सी, तो ए इक्वल सी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पोस्टुलेट्स क्या होती हैं, ज्योमेट्री के अंदर होती है पूरी तरह से। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारी क्या कहती है, पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है ये, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ए straight line may be drawn from one point to any other point। बताइए क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, आपको पता ही होगी ये चीज़ तो, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हमें बनानी है तो हमें एक पॉइंट लेना है, तो एक पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, ठीक है, जब तक हमारे पास दूसरा पॉइंट ना हो। तो एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जो ड्रॉ की जाती है पहले पॉइंट से और अनदर पॉइंट पे, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी होती है, देखिए ये है आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जो ड्रॉ होती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है, कितनी इजी पोस्टुलेट है आप देखिए। सेकंड आपकी क्या है, सेकंड है आपका, अच्छा पहले हम इसी से एक एक्सियम और निकलती है, ये आपका उन एक्सियम से अलग है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इस पोस्टुलेट से ड्राइव होती है, ठीक है। एक्सियम क्या है ये, कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। इसका मतलब क्या है, अगर हमें 2 पॉइंट्स दे, ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 2 पॉइंट से बनती है, तो अब हमें इसी से ड्राइव करना है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, तो अगर हम देखिए 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कितनी हो सकती हैं, पहले आप ये बताइए। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो 2 पॉइंट से आप देखिए एक लाइन ये हो सकती है, ठीक है, एक लाइन ये हो सकती है,
ठीक, एक लाइन नहीं हो सकती है, तो इन्फिनाइट लाइन्स हो सकती हैं एक पॉइंट से। ऐसी सिमिलरली इससे भी हो सकती हैं, ठीक है, इससे भी इन्फिनाइट लाइन्स हो सकती हैं। लेकिन अगर हमें उन 2 पॉइंट्स से लाइन को पास कराना है तो ओनली वन लाइन इस तरह से होगी कि वो उन दोनों पॉइंट से निकलेगी। आई समझ में आपको? एक पॉइंट से कितनी भी लाइन निकल सकती है, लेकिन किन्हीं 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन निकल सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, किन्हीं 2 पॉइंट से एक ही लाइन निकल सकती है, यही इसका मतलब है। क्या है? गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट ये है आपका और एक पॉइंट ये है, ठीक है, देयर इज ए यूनिक लाइन। यूनिक लाइन मतलब सिंपल एक ही लाइन निकलेगी। यूनिक का मतलब है ओनली वन लाइन दैट पासिस थ्रू दैम। ओनली वन लाइन ऐसी होगी जो उनसे पास होगी, ठीक है। और एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन्स हो सकती हैं जो पास हो सकती हैं, ठीक है। ये हम अभी आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं पोस्टुलेट 2 पे। पोस्टुलेट 2 क्या कहती है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, ठीक है, और मैंने इस पर एक लाइन बनाई है दोनों पॉइंट से जाती हुई, तो एक टर्मिनेटेड लाइन है ना, यहाँ पे ख़त्म हो गई है, यहाँ पे और यहाँ पे। टर्मिनेटेड मतलब ख़त्म हो जाना, जहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो हम इसे क्या कहती है हमारी पोस्टुलेट, कि हम इसे कितना भी इन्फिनाइटली इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड में, और ये होती रहेगी। इसका हम यूज़ कब करते हैं? इसका हम यूज़ करते हैं थ्योरम्स के अंदर, ठीक है। जैसे हमें एक ट्रायंगल दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इससे एक्सटर्नल एंगल क्या है, तो हम इसे एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि एक लाइन है जो एक्सटेंड हो सकती है। कौन सा पोस्टुलेट कहता है हमारा? 2 कह सकता है। 2 कहता है हमारा क्या, कि एक स्ट्रेट लाइन है, अगर वो टर्मिनेटेड है, देखिए ये भी टर्मिनेटेड थी यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम उसे इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका एंगल देख सकते हैं कि एंगल है इसका एक्सटर्नल एंगल, तो ये हम यूज़ करते हैं आगे चल के, ठीक है। आगे बढ़ें। ये आपका कौन सा था? पोस्टुलेट सेकंड। पोस्टुलेट थर्ड क्या कहता है? थर्ड पोस्टुलेट आपका क्या कहता है? पोस्टुलेट ये कहता है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो ये तो आपको पता होगा। देखिए सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, तो इसका एक क्या होता है? सेंटर होता है। तो अगर हम कोई भी एक सेंटर लें और एक रेडियस लें, रेडियस क्या होती है? सर्कल से उसकी पैरामीटर की डिस्टेंस होती है क्या? रेडियस, ठीक है। तो एक हमें पॉइंट चाहिए जो उसका सेंटर बन सके, और एक हमें रेडियस चाहिए, एक हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। और हम यहाँ पे कंपास को रख के एक सर्कल बना सकते हैं। यही कह रहा है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये आपकी पोस्टुलेट 3 है, ठीक है। पोस्टुलेट 4 क्या है आपकी? क्या कहती है पोस्टुलेट 4 हमारी? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो राइट एंगल्स क्या होते हैं आपको पता होगा। राइट एंगल क्या होता है? जो एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला है एंगल, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या है? एक राइट एंगल है, ठीक है। तो ऑल राइट एंगल जितने भी होंगे, चाहे वो इतना छोटा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में बना हो, चाहे वो हमारा इतने बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में बना हो, ये सब जो राइट एंगल होंगे ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यही हमारी पोस्टुलेट 4 कहती है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पोस्टुलेट 5 क्या कहती है हमारी?
ये थोड़ी आपको समझनी है। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स ए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। ठीक है, टू स्ट्रेट लाइन है, एक ये है आपकी और ये एक है। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो इन दोनों के ऊपर फॉल हो रही है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों के ऊपर फॉल हो रही है। और किस तरह से फॉल हो रही है, किस तरह से फॉल हो रही है, इस तरह से फॉल हो रही है कि उनमें से जो एक एंगल है, ठीक है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल लें, अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये टू राइट एंगल्स, यानी कि टू, अगर हम राइट एंगल लें 90 डिग्री के, यानी 180 डिग्री उससे कम होगा। ठीक है, मान लिया ये ए है, ये बी है एंगल। ठीक है, मान लिया ये ए है और ये बी है, तो क्या होगा कि ए प्लस बी जो होगा वो लेस देन होगा टू राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी 180 डिग्री से। ठीक है, तो बस यही है इसमें पोस्टुलेट 5 में। ठीक है, इफ़ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, यानी कि अगर ये हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकें आगे तो। ठीक है, इस तरह से बनानी। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन तो हम ऐसे भी बना सकते थे, स्ट्रेट लाइन तो हम बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल भी बना सकते थे। तो यही पोस्टुलेट का सेकंड पार्ट है हमारा, जो कहता है कि इस तरह से बनानी है हमें दो स्ट्रेट लाइन कि वो अगर हम एक्सटेंड करें तो कहीं पॉइंट पे जाके मिलें। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कहीं पॉइंट पे जाके मिल सकती हैं वो लाइन, तो और थर्ड लाइन उनके ऊपर फॉल हो रही है, तो एक साइड के ही दोनों इंटीरियर एंगल जो होंगे वो 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, ये आपकी पोस्टुलेट 5 है। समझ आया आपको? कुछ नहीं है इसके अंदर पोस्टुलेट 5 में भी, डाउट मत रखिएगा ज़्यादा बस। ठीक है, आगे क्या है हमारा, इसके आगे जो हम देखते हैं, जब हम एक्सियम्स पढ़ लेते हैं, जब हमने एक्सियम्स पढ़ ली और हमने क्या पढ़ लिया, पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्या सोल्व करते हैं, हमारी थ्योरम्स यूज़ करते हैं। थ्योरम्स को हम और क्या कहते हैं, प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशंस, ये हमारी थ्योरम्स होती हैं। कैसे, जैसे पहले हम थ्योरम लें एक, पहली थ्योरम क्या कहती है कि एक अगर स्ट्रेट लाइन है, स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में से, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये इस पे 3 पॉइंट हैं, एक ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है कि ए से बी तक की डिस्टेंस प्लस बी से सी तक की डिस्टेंस, और ये दोनों इक्वल होती हैं किसके, ए से ए तक की, सी तक की डिस्टेंस। मतलब कि ए बी यानी कि ये वाली डिस्टेंस प्लस बी सी यानी ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी किसके, इस टोटल डिस्टेंस के, यानी कि ए सी के। ये हमारी पहली थ्योरम है। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ए सी जो है, आप देखिए ए सी जो है वो ए बी और बी सी के ऊपर कोइंसाइड हो रही है। अभी हमने पढ़ा था हमारी एक्सियम के अंदर कि कोइंसाइड जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ए बी और बी सी को अगर हम ऐड करें तो इसके ऊपर कोइंसाइड हो रही है। देखिए ए बी ये है यहाँ से यहाँ तक और बी सी ये है यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर कोइंसाइड हो रही है, ये ए सी हो रही है। और कोइंसाइड मैंने आपको बताया था, कोइंसाइड लाइंस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक्सियम 4 है आपकी। आगे चलते हैं, और क्या है हमारी थ्योरम, जैसे एक हम स्ट्रेट लाइन लें, ये भी एक थ्योरम है। इस स्टेटमेंट देख लीजिए, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। क्या है इसका स्टेटमेंट, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी constructed on any given line, on any given line segment। सेगमेंट क्या होता है, देखिए जैसे लाइन है, ठीक है, तो अगर हम इसे इतना हटा दें तो ये इसका क्या है, सेगमेंट है, ये भी इसका एक सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का छोटा हिस्सा, वो आपका लाइन सेगमेंट होता है। तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो कैसे आप इसे देखेंगे, देखिए करके भी दिखाना है आपको, कंपास का यूज़ होगा इसमें। जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन लिया मैंने, और ये ए और बी है, तो मैं इस लाइन से कंपास के थ्रू क्या बना सकता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता हूँ। क्या करना है मुझे, आपको कंपास में यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। कंपास आपको पता है, कंपास ऐसा दिखता है, देखिए, ठीक है, आपके पास होगा ये कंपास, यहाँ पे आपको पेन लगानी होती है, ठीक है। इसका यूज़ करिए, यहाँ से पॉइंट पे रखिए, यहाँ पे ए पे, और यहाँ तक की डिस्टेंस लीजिए पेन लगाने के बाद में इसमें, ठीक। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। ठीक नहीं आया, मैं दोबारा करता हूँ। इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर सिमिलरली आपको यहाँ से लेना है यहाँ तक की डिस्टेंस, और इधर से एक सर्किल है इस तरह से ही ड्रॉ करना है, इस तरह से। देखिए इक्वल आने चाहिए, ये दोनों सेम ही आएंगे, ये मैंने रफली बनाया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को लेना है और इस पॉइंट को एक बार इस पॉइंट से मिला देना है और एक बार इस पॉइंट से मिला देना है। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपका एक ट्रायंगल निकल के आएगा, ठीक है। वो क्या होगा, आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, यही आपकी कहती है प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टेड कर सकते हैं एक लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, ठीक है। सी पॉइंट पे कट करेंगे, उस सी पॉइंट को आप ए से और बी से मिला दीजिए, ठीक है। तो पोस्टुलेट 3 हम यूज़ करते हैं इसके अंदर कि सर्किल जो है, हम सर्किल तो ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ सेंटर मान के और यहाँ इसकी रेडियस मान के, तो एक सर्किल ड्रॉ किया है, ये पूरा एक सर्किल था, लेकिन हमने सिर्फ इतना पार्ट ड्रॉ किया है सर्किल का, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया है, पोस्टुलेट 3 यूज़ किया है इसके अंदर। ये इसकी रेडियस ले ली हमने ए बी, फिर बी ए ले ली एक रेडियस, ठीक है, और उससे हमने क्या कंस्ट्रक्टेड कर दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्टेड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, अगली थ्योरम क्या कहती है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। टू distinct lines cannot have one point in common। बस आपकी लास्ट थ्योरम है ये, ठीक है। वीडियो भी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने सोचा ठीक से ही बता दूँ मैं इन चीज़ों को, जिससे आप बेसिक ना भूलें, इस वजह से मैंने आपको इन्हें ठीक से बताया है। तो क्या कह रहा है ये, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, डिस्टिंक्ट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं हो रही है, ठीक। तो टू डिस्टिंक्ट लाइन है और इनका एक कॉमन पॉइंट है, क्या, ये, ठीक है। तो एक एल एम मैंने लाइन ले ली और एक ओ पी लाइन ले ली, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइन है और इन दोनों का एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है हमारा, कुछ भी मान लो इसे आप, ठीक है, ए मान लीजिए, ये ए पॉइंट है आपका कॉमन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। कैन नॉट हैव ऑन, कैन नॉट हैव वन पॉइंट इन कॉमन। अच्छा, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव वन पॉइंट इन कॉमन, मोर देन, हमने थोड़ा छोड़ दिया, मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो मोर देन मतलब वन से ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, वन पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं है, मोर देन वन नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो आप मुझे बताइए कॉमन पॉइंट इसमें कितने हैं, आप कहेंगे वन पॉइंट कॉमन है, क्या मोर देन वन पॉइंट है इसमें कॉमन, आप कहेंगे नहीं है। तो यही आपकी ये थ्योरम कहती है। समझ आया आपको, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं इसकी। एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, और रीज़न भी हमें देना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स हमारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा। फर्स्ट आपका क्या कहता है,
ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। देखिए ये एक पॉइंट है, तो क्या इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? आप बताइए मुझे, एक ही हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं, एक और हो सकती है यहाँ से, फिर एक और हो सकती है, और हो सकती है। तो कितनी हो सकती हैं? कितनी भी हो सकती हैं, इन्फिनाइट हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से भी एक हो सकती थी और इनके बीच में से भी, फिर इन दोनों के भी बीच में से एक हो सकती थी। कितनी भी लाइंस एक पॉइंट से हम पास करा सकते हैं। तो ये कैसी हुई हमारी? फॉल्स। इस तरह से आपको देखना है और करना है। ठीक है, अब आप बताइए अगला। देखिए सेकंड क्या है हमारा, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये तो मैंने आपको कराया है। ठीक है, ये मैंने आपको कराया है अभी एग्जाम्पल में, थ्योरम नंबर 1 जो कराई है मैंने आपको। ठीक है, तो आप इसे खुद करिएगा दूसरे को। एनसीईआरटी में से करा रहा हूँ मैं, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी चलती थी। ठीक है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, ये भी मैंने आपको कराया है, ये पोस्टुलेट है हमारी। ठीक, फोर्थ क्या है आपका, इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन दियर रेडियाई आर इक्वल। ठीक है, अगर टू सर्किल्स हैं जो इक्वल हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल और है जो ये है, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनकी जो रेडियस है वो भी इक्वल होगी। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वो सर्कल इक्वल होंगे ना। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन के साथ साथ में ये भी देना है। ठीक है, क्योंकि उनकी रेडियस और सेंटर इक्वल हैं, तो पोस्टुलेट नंबर कौन सा है आपका? थर्ड। उससे क्या होगा कि सर्कल जो होंगे वो दोनों इक्वल हैं और उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। ठीक है, अब आपको और देखिएगा क्वेश्चन इसके अंदर, आपको डेफिनेशन देनी है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती है बता देता हूँ मैं आपको। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं जो इन्फिनाइटली प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इन्फिनाइटली प्रोड्यूस तो कोई सी भी लाइन की जा सकती हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस में अंतर क्या होता है और बाकी लाइंस में? तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं अगर हम इन्हें इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो कहीं पे भी नेवर मीट, कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। टू पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है ये, ध्यान रखिएगा, आगे भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो टू पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कहीं भी अगर हम इनडेफिनेटली उन्हें प्रोड्यूस करें तो कहीं भी क्या होगी? मीट नहीं करेगी। ठीक है, ऐसी परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन होती है टू लाइंस एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि उनके जो बीच का एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट जिसे जो जिसकी लेंथ जो होती है वो लाइन से कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। ठीक, लाइन का ऐसा पार्ट, कोई भी पार्ट हो, कितने भी पार्ट बना सकते हैं हम इस तरह से, जिसकी लेंथ उस गिवन लाइन की लेंथ से स्मॉल होती है, उसे हम सेगमेंट कहते हैं। और क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस क्या होती है हमारी? किसी भी सर्कल के, रेडियस क्या होती है? किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके पैरामीटर, ठीक है, उसके पैरामीटर की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता ही होगा क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ध्यान रहेगा। और इनके जो एंगल्स होते हैं साइड्स के बीच में, वो कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है। कोई सा क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप करके देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, 50 मिनट की चैप्टर हो गया है, इतना लंबा तो हमारा पिछला चैप्टर भी नहीं था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का आपका पिछला चैप्टर है, आप पिछली सारी वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज़ इस पर आती रहेंगी, सिलेबस आपका ख़त्म होता रहेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके हाफ ईयरली भी अभी हो जाएंगे जल्दी ही, सितंबर अक्टूबर में, फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम भी होने लगेंगे। तो आप जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और सारी वीडियोस देख लीजिए पीछे की जितनी भी हैं, बैकलॉग्स को ख़त्म कर लीजिए सारा। उसके बाद हम आगे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उन्हें देखते रहिए। ठीक है, तो करते रहिए, कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।